नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं एमएलटी कॉलेज सहरसा में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित टॉपिक हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार के ऊपर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार यह बीए और एमए दोनों संकायों के छात्रों के लिए दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी है। इससे संबंधित पाठ्यक्रम बीए फर्स्ट ईयर में और एमए के प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में भी देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि यह स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों के पाठ्यक्रम में शामिल है। स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में यह टॉपिक दिया हुआ है। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं, जैसे हर्ष के साम्राज्य विस्तार की चर्चा करें या हर्ष के साम्राज्य विस्तार की सीमाओं को दर्शाएं। इस तरह के प्रश्नों के जवाब में मैप के साथ, मानचित्र के साथ जवाब देना अधिक उपयुक्त होगा। मानचित्र बनाकर हर्ष के साम्राज्य की सीमाओं को दर्शाते हुए फिर अपने चर्चाओं को, अपने उत्तर को देना आरंभ करें या अपने उत्तर के बीच में हर्ष के साम्राज्य को मानचित्र के द्वारा भी दर्शाकर दिखाना अधिक अच्छा होगा। इससे आपके उत्तर की श्रेष्ठता भी बढ़ जाएगी। सबसे पहले हम लोग चर्चा को आरंभ करते हैं, अपनी बातों को आरंभ करते हैं कि हर्ष के साम्राज्य की सीमा को देखते हैं कि हर्ष का जो साम्राज्य था, जो काफ़ी विषम परिस्थिति में गद्दी पर बैठा था, तो हर्ष किस तरह से अपने साम्राज्य को स्थापित किया और साम्राज्य का विस्तार किया। स्रोतों के आधार पर देखते हैं तो साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत हैं जो हर्ष के साम्राज्य की सीमाओं को रेखांकित करते हैं। यहाँ यह ध्यान रखेंगे कि साहित्यिक साक्ष्य से अधिक पुरातात्विक साक्ष्यों को महत्व दिया जाता है, क्योंकि साहित्यिक साक्ष्य जो हैं या समकालीन साक्ष्य हैं, उस पर व्यक्ति विशेष का प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों पर संदेह की गुंजाइश कम होती है। साहित्यिक स्रोत में बाणभट्ट का हर्षचरित्र और चीनी यात्री हुएनसांग का विवरण प्रमुख है। इसके साथ साथ हर्षवर्धन द्वारा रचित नागानंद रत्नावली, प्रियदर्शिका नाटक आदि महत्वपूर्ण है। अभिलेखीय प्रमाण में देखें तो अभिलेखीय प्रमाण में हर्ष द्वारा जारी किए गए अभिलेख, मुहर और पुलकेशिन द्वितीय का एहोल प्रशस्ति अभिलेख प्रमुख साक्ष्य है। हर्षवर्धन ने मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख जो जारी किया था, उस अभिलेख से हर्ष के साम्राज्य की सीमाओं का बारे में पता चलता है। हर्ष की मुहर, हर्ष के साम्राज्य के किसी राजा की मुहर जो होगी वह उसके साम्राज्य की सीमाओं के अंतर्गत चलती होगी, फैली होगी। आंतरिक व्यापार में राजाज्ञा के रूप में, पहचान चिन्ह के रूप में मुहरों से भी हर्ष के साम्राज्य विस्तार के बारे में पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख, दक्षिण भारत का शासक था पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो लड़ाई हुई थी वल्लभी पर, जो हर्ष ने आक्रमण किया था, उस आक्रमण की चर्चा और उसके परिणाम के बारे में पुलकेशिन का एहोल प्रशस्ति अभिलेख मिला है। वो भी इसके साक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण है। सैन्य अभियान के आधार पर देखें तो हर्ष के साम्राज्य के चारों तरफ, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन चारों दिशाओं में जो लड़ाइयाँ हुई, उन लड़ाइयों के परिणाम के आधार पर हर्ष के साम्राज्य की रूपरेखा खींची जा सकती है। जैसे पूर्व की ओर जो सैन्य अभियान किए गए तो वह कहाँ तक सफल हुए, कहाँ तक उसकी सेना पहुँची, या किन राज्यों से होकर उसकी सेना गुजरी, क्योंकि जिन राज्यों से होकर गुजरी होगी या तो वो
हर्षवर्धन के मित्र राष्ट्र रहे होंगे या हर्षवर्धन उन राज्यों को जीत लिया होगा, तभी उनकी सेनाओं को निर्बाध प्रवेश मिला होगा। इसी तरह पश्चिम के और भी तर्क दे सकते हैं कि पश्चिम के राज्यों में या पश्चिम में जहाँ तक उसकी सेना पहुँच गई थी वो हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत थे। उत्तर में कश्मीर और नेपाल 2 प्रमुख राज्य थे। दक्षिण में वल्लभी का राज्य था जिसकी सीमा हर्ष के साम्राज्य से मिलती थी। यहाँ यह ध्यान रखेंगे कि जब सैन्य अभियानों की चर्चा करेंगे तो 2 तरह के राज्य वहाँ पाएंगे। एक राज्य वो होंगे जो हर्षवर्धन के मित्र राष्ट्र या अधीन राष्ट्र होंगे, मतलब जहाँ के राजा ने हर्षवर्धन के अधीन का कबूल कर ली हो वो और हर्षवर्धन को कर देता हो और हर्ष उसके आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करता हो, कर्द राष्ट्र के रूप में, मतलब कर देने वाले राष्ट्र के रूप में। या फिर ऐसे राष्ट्र होंगे जो हर्षवर्धन के मित्र राष्ट्र होंगे जिनसे उनकी सेनाएं जाती होंगी या आपसी संबंध अच्छा होगा, तो वो भी हर्ष के राज्य से अलग होंगे लेकिन हर्ष के प्रभाव वाले क्षेत्र में शामिल होंगे। और जिन राष्ट्रों के साथ उसकी लड़ाई हुई होगी, जिन राज्यों के साथ उनकी लड़ाई हुई होगी, जहाँ की सेनाओं में हर्ष ने विजय पाई होगी, वो हर्ष के साम्राज्य के सीमा के अंतर्गत माना जाएगा। तो राज्यारोहण के समय हर्ष के समय सबसे बड़ी समस्या थी कि उसकी अल्पकाल में ही वो राजा बनना पड़ा उसे, क्योंकि उसका राज्य और उसके बहनोई का राज्य दोनों छीन लिया गया था पड़ोसी राजाओं के द्वारा। बंगाल के राजा शशांक के द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया गया था। तो इससे उसके साम्राज्य की प्रतिष्ठा भी गिर गई थी। कोई उचित राज्य अधिकारी नहीं बचा था जो राज्य की बागडोर को संभाल सके। यहाँ पर अल्पायु काल में अचानक से हर्षवर्धन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई थी और अपनी प्रतिष्ठा को भी स्थापित करना था। तो हर्ष जब राज्य पर बैठता है, गद्दी पर आसीन होता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है आंतरिक प्रशासनिक स्थिरता, कि अपने राज्य को किस तरह स्थिर किया जाए, क्योंकि राज्य विदेशी आक्रमण के चलते अस्त व्यस्त हो चुका था। दूसरी उसकी प्राथमिकता थी कि चूँकि पड़ोसी राजाओं ने उस पर आक्रमण करके हरा दिया था, उसके बहनोई को मार दिया था, उसके वंश की प्रतिष्ठा धूमिल कर दी थी, तो इन राजाओं को अपने अपमान का बदला लेना, इन शासकों से अपने अपमान का बदला लेना, इसे पुनः परास्त करना, ताकि राजनीतिक अस्त व्यवस्था की स्थिति में हर्षवर्धन के अधीन जो सामंत थे, हर्ष साम्राज्य के अंतर्गत जो सामंत थे या अधिकारी थे, जो राजा की कमजोरी को, केंद्रीय सत्ता की कमजोरी को भांपते हुए अपनी स्वतंत्रता का घोषणा कर दिए या उत्श्रृंखल व्यवहार करने लगे या फिर राज्य आज्ञा का अवहेलना करने लगे, तो उन सामंतों, उन राज्य अधिकारियों को भी अपनी अधीनता कबूल करवाना, मतलब कि प्रशासनिक रूपरेखा एकता को पुनः स्थापित करना, हर्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके साथ साथ एक बड़ी सेना का गठन करना, ताकि साम्राज्य के खोए हुए प्रतिष्ठा को फिर से हासिल किया जा सके। हर्ष जब शासक बना, जब गद्दी पर बैठा, तो उसके सामने सबसे प्रमुख चुनौती बंगाल के शासक शशांक से थी, क्योंकि शशांक ने ही उसके राज्य को छिन्न भिन्न किया था। तो हर्ष ने अपने पूर्वी अभियान से जो शुरुआत की, पूर्व की ओर जो बढ़ा, तो सबसे पहला अभियान शशांक के विरुद्ध पूर्वी अभियान हुआ। मार्ग में उसे कामरूप के शासक भास्कर वर्मा का राज्य भी मिला। कामरूप के शासक भास्कर वर्मा शशांक के साथ मिलकर कनौज पर चढ़ाई की थी। तो शशांक के साथ साथ कामरूप को भी दंडित करना जरूरी था। कामरूप के राजा भास्कर वर्मा ने तुरंत हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अलावा कन्नौज और बंगाल के बीच में पड़ने वाले छोटे छोटे राज्यों भी हर्ष की अधीनता को स्वीकार कर लिए। लेकिन बंगाल पर शशांक की मृत्यु से पहले ऐसा कोई अभिलेख नहीं मिलता है कि बंगाल पर हर्ष का शासन स्थापित हो गया। हालांकि हर्ष ने
कुछ स्रोतों के अनुसार हर्ष चरित्र के अनुसार भी हर्ष ने शशांक को पराजित किया, किंतु अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि शशांक के सिक्के बाद में भी मिलते हैं। जिस समय यह लड़ाई का विवरण दिया जाता है उसके बाद भी मिलते हैं, और शशांक की मृत्यु के बाद स्पष्ट साक्ष्य मिलता है कि हर्ष ने गौड़ पर अधिकार कर लिया। 1619-20 के लगभग में हर्ष के सिक्के बंगाल क्षेत्र में मिलने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि भले ही शशांक के वृद्धि को हर्ष ने रोक दिया हो, लेकिन अंतिम रूप से उसके प्रभाव उसके राज्य को अपने मिलाने में सफलता शशांक की मौत के बाद हुई। पूर्वी अभियान के फलस्वरूप हर्षवर्धन को अन्य राज्यों की भी मित्रता प्राप्त हुई। मगध के राजा पूर्ववर्मन ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। आगे मगध का शासक माधवगुप्त भी हर्ष का मित्र एवं अधीनस्थ बना रहा। नालंदा भी हर्ष के आधिपत्य में आ गया, वहाँ से उसकी मुहर और अभिलेख भी मिलते हैं। बिटौरा से प्राप्त सिक्कों के आधार पर अयोध्या पर उसका अधिकार सिद्ध होता है। इस प्रकार कन्नौज से बंगाल तक के क्षेत्रों में और आगे कामरूप के शासक ने भी हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी, एक मित्र राष्ट्र के रूप में स्थापित था। तो आगे बढ़कर कामरूप तक हर्ष का साम्राज्य स्थापित हो गया था। प्रत्यक्ष साम्राज्य बंगाल तक स्थापित था। मित्र राष्ट्र के रूप में हर्ष के प्रभाव की सीमा कन्नौज तक पहुंच गई थी, कामरूप तक पहुंच गई थी। कन्नौज के प्रभाव की सीमा कामरूप तक पहुंच चुकी थी। तो ये हर्ष के साम्राज्य के पूर्वी हिस्से की ओर हुआ। पश्चिमी अभियान के रूप में देखें तो बंगाल के प्रभाव को रोकने के बाद हर्ष ने पश्चिम के राज्यों पर अपना ध्यान दिया। चीनी यात्री हुएनसांग के अनुसार हर्ष ने अतरंजी, खेरा, मथुरा, जालंधर, मतिपुर आदि राज्यों पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया, और 6 वर्षों के अंदर ही हर्ष ने पूर्व में गौड़ को छोड़कर पश्चिम में ब्यास तक के क्षेत्र पर अपना प्रभाव कायम कर लिया। मानभट्ट के अनुसार हर्षवर्धन ने सिंध के शासक को पराजित कर वहां के धन की वसूली की। मानभट्ट यह कहता है, परंतु हुएनसांग का विवरण इस पर स्पष्ट रूप से खुलकर नहीं कहता है। इसलिए हर्षवर्धन के सिंध के विजय के रूप में प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। हुएनसांग केवल यह कहता है कि सिंध में एक शूद्र राजा राज्य करता था। सिंध का राजा हर्ष के प्रभाव में था। इसका मतलब है कि सिंध को सीधे रूप से जीतकर अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया गया, बल्कि एक मित्र राष्ट्र के रूप में या कड़द राष्ट्र के रूप में सिंध जो है वो बना रहा। लेकिन प्राप्त विवरणों से यह लगता है कि सिंध भी हर्षवर्धन के प्रभाव वाले क्षेत्र में स्थापित रहा, क्योंकि हुएनसांग जहां उसे एक मित्र राष्ट्र के रूप में कहता है, वहीं मानभट्ट जो है वह कहता है कि हर्ष ने सिंध के राजा को पराजित कर दिया और उससे हर्जाने के रूप में धन की वसूली की। तो कड़द राष्ट्र के रूप में या मित्र राष्ट्र के रूप में सिंध पर हर्ष की सफलता देखी जा सकती है। इसे सीधे साम्राज्य में नहीं मिलाया गया। कश्मीर और नेपाल की ओर देखें तो इन क्षेत्रों में हर्ष का प्रभाव था, लेकिन हर्ष ने इन क्षेत्रों को अपने में नहीं मिलाया। मानभट्ट और हुएनसांग दोनों यह कहता है कि कश्मीर और नेपाल दोनों मित्र राष्ट्र के रूप में थे। राजतरंगिणी से स्पष्ट होता है कि 1601 में राजतरंगिणी से स्पष्ट होता है कि 601 में दुर्लभ बर्मन ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी और 1637 तक राज्य किया था। इसका मतलब है कि यह काल 601 से 637 तक का काल, 601 ईस्वी से 637 ईस्वी तक दो दुर्लभ बर्मन ने कश्मीर में राज्य किया था। यह काल हर्ष का समकालीन है। दूसरी ओर हुएनसांग यह कहता है कि हर्ष ने कश्मीर से बुद्ध का दांत उठाकर लाया था। इसका मतलब था कि कश्मीर का राजा जो था वो हर्ष का मित्र राष्ट्र था। इसी कारण से हो सकता है कि हर्ष कश्मीर से बुद्ध के दांत को उठाकर लाया हो, लेकिन कश्मीर उसके सीधे अधीन राज्य में नहीं था। यह कश्मीर
पर कश्मीर के ऊपर हर्ष ने सैन्य विजय नहीं प्राप्त की थी। इसी प्रकार नीचे वल्लभी के दक्षिण भारत की ओर वल्लभी को देखें तो हर्ष के समय वल्लभी का शासक ध्रुवसेन द्वितीय था। हर्ष के राज्य की सीमा उससे सटी हुई थी और स्वाभाविक रूप से हर्ष के विस्तार के कन्नौज की विस्तार की दिशा वल्लभी थी। हर्ष ने वल्लभी पर आक्रमण करके ध्रुवसेन को पराजित भी किया, किंतु बाद में उसे अपनी पुत्री का विवाह करके उसके अपना सामंत नियुक्त कर दिया। मतलब कि वल्लभी जो था वो भी एक मित्र राष्ट्र के रूप में स्थापित रहा। वल्लभी का शासक हर्ष के साथ पराजित हुआ। हर्ष ने उसके साथ दंड एवं पुरस्कार की नीति अपनाई, मतलब कि सीधे उसे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया बल्कि उसे एक अधीन राज्य के रूप में रहने दिया। वास्तव में ध्रुवसेन द्वितीय चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के प्रभाव में था, इसलिए हर्ष ने इस पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए पुलकेशिन द्वितीय के प्रभाव को निकालने के लिए तो वल्लभी का शासक जो पुलकेशिन द्वितीय के प्रभाव में था उसके प्रभाव से निकालने के लिए, चूँकि यह शत्रु राष्ट्र जिधर स्वाभाविक रूप से हर्ष की नज़र थी वल्लभी पर, वल्लभी के नीचे दक्षिण जब वो उतरेगा तो उसकी सीधी लड़ाई होगी पुलकेशिन द्वितीय से, जो बादामी के चालुक्य से संबंधित था। तो पुलकेशिन द्वितीय का प्रभाव क्षेत्र था वल्लभी पर। वल्लभी हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में स्थापित था और स्वाभाविक रूप से यह पुलकेशिन द्वितीय की ओर झुकाव रखता था। तो उसके प्रभाव से निकालने के लिए हर्ष ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ लड़ाई की और उसे पराजित किया, लेकिन पराजित करने के बाद उसे अपने राष्ट्र में सीधे नहीं मिलाया बल्कि उसे एक मित्र राष्ट्र के रूप में स्थापित कर लिया, मतलब अपने प्रभाव में ले लिया। उसे पराजित करने के बाद भी उसके राज्य को नहीं छीना, दंड और पुरस्कार की नीति अपनाई और इसके साथ वैवाहिक संबंध कायम कर लिया। उसने ध्रुवसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। इससे हर्षवर्धन को फ़ायदा यह हुआ कि हर्ष जो था वो नीचे पुलकेशिन द्वितीय के साथ जब लड़ाई करता तो फिर उसे इसकी सहायता मिलती।
वल्लभी पर हर्ष अपना प्रभाव स्थापित करने के बाद पुलकेशिन द्वितीय के साथ अपनी सीमा विस्तार को बढ़ाना चाहता है। पुलकेशिन अपनी सीमा को नर्मदा से उत्तर बढ़ाना चाहता है, तो हर्षवर्धन अपनी सीमा को नर्मदा के दक्षिण, मतलब कि नर्मदा नदी जो थी वो दोनों हर्ष और पुलकेशिन के बीच सीमा रेखा थी, तो इस नदी के उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ाना चाहता है। तो इसकी स्वाभाविक परिणति दोनों के बीच युद्ध में होती है। यह युद्ध 630 से 34 के बीच में हुआ। रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि इस युद्ध में हर्ष पराजित हुआ, और हुएनसांग का विवरण भी ऐसा ही संकेतित करता है कि हर्ष पुलकेशिन को अपने अधीन नहीं कर सका, जबकि बाणभट्ट इस युद्ध के परिणाम पर मौन रह जाता है। मतलब बाणभट्ट ने इस युद्ध के विजय के बारे में चर्चा नहीं करता है, या सांकेतिक रूप से कहता है कि हर्ष की विजय हुई, लेकिन यह अस्थायी नहीं हुई। जबकि ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख जो रवि वर्मा का लिखा हुआ है, उसके अनुसार रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख में लिखा है, चर्चा किया है कि इस युद्ध में हर्ष पराजित हुआ। हुएनसांग का विवरण भी ऐसा ही संकेत करता है कि हर्षवर्धन चालुक्य के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। इस प्रकार जो स्वाभाविक सीमा बनी रही नर्मदा नदी, वही सीमा हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के राज्य के बीच बनी रही। दक्षिण की ओर वल्लभी के आगे गुजरात क्षेत्र है, उससे नीचे हर्ष नहीं आ पाया। उड़ीसा के आसपास 643 ईस्वी में कोंगुड़ा पर विजय प्राप्त की। 643 के इस लगभग में उत्तरी उड़ीसा का हिस्सा जो है कोंगुड़ा, वहाँ तक हर्ष की सेना पहुँच पाई। यह हर्ष का अंतिम सैन्य अभियान है। इस विजय के पश्चात हर्ष ने शकलोत्तल पथ के स्वामी के रूप में संज्ञा धारण की, मतलब उसके विशेषण को धारण किया। शकलोत्तर पथ स्वामी मतलब उत्तर भारत के सम्राट के रूप में। उत्तर भारत अगर एक खांचा खींचा जाए, एक सीमा के रूप में बांधा जाए, तो हर्ष उत्तर भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर चुका है। उन क्षेत्रों पर हर्ष का स्पष्ट इन बड़े भाग पर हर्ष का स्पष्ट नियंत्रण है। हर्ष के साम्राज्य के सीमा की जानकारी उसके अभिलेख और हर्षचरित हुएनसांग के विवरण आदि से जो मिलता है। प्रयाग में भी महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाया था और मगधराज की उपाधि ली थी। अहिच्छत्र एवं श्रावस्ती भी उसके राज्य के अंतर्गत थी। इन क्षेत्रों पर हर्ष का स्पष्ट नियंत्रण था। मालवा, वल्लभी, गुर्जर और सिंध पर हर्ष जो है वो अपना प्रभाव स्थापित कर चुका था। इसके अलावा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और नेपाल पर भी उसके आधिपत्य का पथ संकेत मिलता है। स्वयं उसके प्रतिद्वंदी प्रशस्तिकार मतलब जो ऐहोल अभिलेख में हर्ष को शकलोत्तर पथ स्वामी अर्थात उत्तरी भारत का स्वामी के रूप में कहा गया है। इससे पता चलता है कि हर्ष जो है उत्तर भारत में कश्मीर, नेपाल दोनों उसके प्रभाव वाले क्षेत्र थे। सिंध का राजा उसका मित्र था। वल्लभी उसके मित्र राष्ट्र में शामिल था। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उत्तरी उड़ीसा ये सारे क्षेत्र जो थे उसके सीधे प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र से। कामरूप भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुका था। तो इस अभियानों और इस सूचनाओं, इस स्रोतों के आधार पर उसके साम्राज्य के रूपरेखा खींची जा सकती है कि हर्ष के साम्राज्य का कहाँ से कहाँ तक विस्तार था। तो आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही पर चर्चा करते हुए आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर हर्ष के किसी नए टॉपिक के साथ अगली कक्षा शुरू करेंगे। धन्यवाद।